Assalamu alaikum students, I am Samra Abdul and it's a BBA second semester class and the subject is business mathematics और टॉपिक है मैट्रिक्स अलजबरा। लास्ट जो आपका लेक्चर था वो भी यही टॉपिक था, मैट्रिक्स अलजबरा। जो मैट्रिसेस का टॉपिक है ये थोड़ा लेंथी है, 3 लेक्चर्स लगेंगे इसको। एक लेक्चर हो गया है, एक आज का है और फिर नेक्स्ट जो लेक्चर है वो भी इंशाल्लाह इस पे होगा। मैं कोशिश करूँगी कि ये आज ही कवर हो जाए, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, राइट। तो जी, फर्स्ट जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस। लास्ट जो लेक्चर था उसमें आपने मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी और ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस पढ़े कि क्या हैं ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अब उन ऑपरेशन से रिलेटेड इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। मैट्रिसेस ए बी एंड सी आर कन्फर्मेबल। कन्फर्मेबल मतलब ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनको ऐड किया जा सकता है, अगर ऐड किया गया है तो a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। मैट्रिसेस में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इस प्रॉपर्टी को कॉम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है कि अगर दो मैट्रिसेस को आप ऐड कर रहे हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि a में b ऐड करें या b में a ऐड करें। इसी तरह अगर 3 मैट्रिसेस हैं, आपने उन्हें ऐड करना है तो जौन से मर्ज़ी पहले 2 मैट्रिसेस को ऐड कर लें, इसे एसोसिएटिव लॉ कहा जाता है। और थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर आप कर रहे हैं a प्लस बी से, तो आप चाहे पहले मैट्रिसेस को ऐड करें और बाद में लैम्डा से मल्टीप्लाई करें, या पहले उन्हें लैम्डा से मल्टीप्लाई करें और ऐड करें, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो इसे स्केलर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाता है, राइट। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और स्केलर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये मैट्रिसेस में होल्ड करती हैं। इसे कहते हैं होल्ड करना, क्योंकि ये इक्वल है ना, तो इसलिए होल्ड करती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस, अगर इसमें अब मल्टीप्लिकेशन पे इन्वॉल्व हो गई है तो मैट्रिसेस ए बी एंड सी आर कन्फर्मेबल। मतलब ये जो मैट्रिसेस अगर ऑर्डर इनका ऐसे है, कंफर्म है, एक फिजिबल है आप लोगों की मल्टीप्लिकेशन या एडिशन के लिए, तो फिर a इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, इसे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं और ये मैट्रिसेस में होल्ड करता है। a प्लस बी पोस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और प्री जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये होल्ड करता है मैट्रिसेस में। a प्लस बी इंटू सी इज़ इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। a इंटू बी सी इज़ इक्वल टू ए बी इंटू सी, लेकिन ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए आ जाता है, लेकिन मोस्टली ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए होता है मैट्रिसेस में। और यहाँ पर भी आप ये बात नोट कीजिए कि ए बी और सी 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया गया है और यहाँ पर ए बी, यहाँ पर पहले नंबर पे ए था, यहाँ पर भी पहले नंबर पर ए ही है, ठीक है। तो मैट्रिसेस में ऑर्डर मैटर करता है, मतलब अगर पहले ए है तो फिर बी है और फिर सी आएगा, तो फिर इसका आंसर सेम ही आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। एडिशन में ऐसा नहीं है, एडिशन में आप चाहे ए बी प्लस ए करें, आपका आंसर सेम आएगा। ए बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर ए बी यानी 2 मैट्रिक्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके आपके पास कोई नल मैट्रिक्स आ जाता है, तो इट डजेंट मीन दैट कि उनमें से कोई एक ज़ीरो होगा, राइट। और नेक्स्ट है ए बी इज़ इक्वल टू ए सी, इसका भी बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि बी इज़ इक्वल टू सी होगा। तो मैट्रिसेस में ये चीज़ें हैं, जैसे नंबर्स में जो चीज़ें होल्ड करती हैं वो मैट्रिसेस में उनमें से कुछ होल्ड नहीं करती, जैसे कि लास्ट वाली 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने याद करनी है। ऐसा आपको स्टेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस नहीं आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है कि अगर ऐसा है तो क्या ये इक्वल है या नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows and columns of a matrix A is called the transpose of A, written as A transpose और A। मतलब एक मैट्रिक्स जैसे फॉर एग्जांपल ए, आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 5 6। अब इसकी जो फर्स्ट रो है 1 2 3,
आप इसको फर्स्ट कॉलम बना दें 1 2 3 और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें, यानी रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें। तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है हम उसे ए ट्रांसपोज कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए, और उसे डिनोट किया जाता है ए टी से। समटाइम्स ए इस तरह से डैश डाल के भी डिनोट किया जाता है, इसका मतलब भी ट्रांसपोज है। कुछ बुक्स में ए के ऊपर स्मॉल टी डला हुआ है, वो भी ए का ट्रांसपोज ही है फॉर मैट्रिक्स। और ये डेफिनेशन के लिए है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए आई जे, तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए जे आई। अब तक एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज होगी, सारे के सारे एलिमेंट्स की रोज़ जो है वो कॉलम्स बन गए, तो एलिमेंट्स की जो है पोजीशन जो है वो चेंज होगी। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें 3 प्रॉब्लम्स आपको गिवन है, आपने इसमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। ये जो डैश का है साइन, इसका मतलब है ट्रांसपोज फाइंड करना है। पहले ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करें, फिर बी का ट्रांसपोज फाइंड करें, फिर उनको ऐड कर दें, और ऐड करना आपको आता है। इसी तरह पहले दोनों को प्लस करें और उसका ट्रांसपोज फाइंड करें और चेक करें कि क्या ये सेम है या नहीं। इसी तरह उनके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर। तो नेक्स्ट है आपके पास ए बी, वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मैट्रिसेस में कि ए बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए। पहले बी आएगा और बाद में ए आएगा, ठीक है। ये ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के इक्वल नहीं होता, और ये आप रिजल्ट वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लें, जो एग्जांपल गिवन है, और आप इसको सॉल्व करके वेरीफाई कर दें। अगेन जब आप ट्रांसपोज लेते हैं, जैसे यहाँ पर ए बी और सी का ए बी सी प्रोडक्ट है और उसका ट्रांसपोज लिया गया है, तो ये सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है, ऑर्डर भी चेंज होता है इसमें, राइट। Symmetric and skew symmetric matrices. A matrix A such that A transpose is equal to A is called symmetric, राइट, यानी उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल अगर आ जाता है तो हम ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और ए प्लस ए टी मस्ट बी सिमेट्रिक, ये आगे क्वेश्चन आएंगे जिसमें रिजल्ट यूज़ होगा। डेफिनेशन जो सिमेट्रिक की है वो बस इतनी है, मैट्रिक्स ए सच दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक। और कोई एक मैट्रिक्स आप फॉर एग्जांपल उसके लिए दे सकते हैं, ये मैट्रिक्स आपको नहीं भी याद तो कोई भी मैट्रिक्स आप फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल हो। अ मैट्रिक्स ए इज सच दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाता है, देन ए इज़ कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट्स इट, इसकी ये डेफिनेशन है। और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होता है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है हमेशा। यानी ये जो रिजल्ट्स हैं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यानी कोई मैट्रिक्स लें, उसका ट्रांसपोज लें और उन दोनों को ऐड करें, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा, लाइक सी मैं कह देती हूँ, तो सी इज़ ऑलवेज आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सी का ट्रांसपोज सी ही के इक्वल होगा। और ये जो मैट्रिक्स है ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आप इसको कोई नाम दे दें, आप इसको बी का नाम दे दें, तो बी का ट्रांसपोज इज़ ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी, राइट। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो मैं अरेज ही कर रहा हूँ सारे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो इसके लिए हिंट आपको दे देती हूँ कि कैसे आपने सॉल्व करना है। लेट ए इज़ इक्वल टू दिस, आप इसको ए नाम दे दें, फिर एक मैट्रिक्स फाइंड करें बी इज़ इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और उसको मल्टीप्लाई कर दें 1/2 से। इसी तरह दूसरा फाइंड करें 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज, इसको बी डैश का नाम दे दें। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बी, और बी डैश जो है, या सी कह दें इसको, सी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस है। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ए ही आता है, तो ए कैन बी रिटन एज बी प्लस सी। इसके लिए हिंट है। और ये दो क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने, 1 और 3 इन्हीं लाइंस पे है। क्वेश्चन नंबर 2 आपने चेक करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए माइनस ए ट्रांसपोज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यू हैव टू शो दैट
by solving this question, right? जी नेक्स्ट टॉपिक मैट्रिसेस का जो है डिटर्मिनेंट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और ये काफ़ी लेंथी टॉपिक पे है। तो डिटर्मिनेंट्स जहाँ से शुरू हुआ है, मेक श्योर कि आप इसको अच्छी तरह से समझें, जहाँ आपको नहीं समझ आ रही वहीं से क्लियर करें, क्योंकि ये आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होना है डिटर्मिनेंट्स में मैट्रिसेस के क्वेश्चन में, राइट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, कंसिडर अ 2x2 मैट्रिक्स। एक जनरल मैट्रिक्स गिवन है और उसका डिटर्मिनेंट जो है उसको डिनोट किया जाता है किससे, ए, और इस तरह उसके साइड पे 2 लाइंस डाल देते हैं। इट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड इट इज़ इक्वल टू, वैल्यूएट इसको कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके A11 और A12 को, इनको मल्टीप्लाई किया, A11 A22 माइनस इनको मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका इसका आंसर आ जाता है। और ये कोई नंबर होता है, 2 3 4 5 कुछ भी नंबर हो सकता है। डिटर्मिनेंट इजी टू रिमेंबर फॉर ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 के लिए क्या है, इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस कर दिया। नाउ एवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो क्या आएगा डिटर्मिनेंट। अच्छा, मैट्रिक्स को भी इस तरह करके लिख देते हैं ना, जब ये इस तरह स्ट्रेट लाइंस में, तो ये आपका, इसका मतलब है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। ये क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं है, ये ऐसे का मतलब है मैट्रिक्स, और अगर स्ट्रेट लाइन है जैसे यहाँ पर गिवन है तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो जब आपने इस तरह से लिखा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 को 1 से, 2 को 3 से, माइनस किया और ये आपका -2 आंसर आ गया। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ, ये 2 2x2 मैट्रिक्स आपको गिवन है, यू हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दीज मैट्रिसेस। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, consider an example, a is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9, its determinant can be obtained by, डिटर्मिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड किया जा सकता है, ऑर्डर 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, सो ऑन। ऑर्डर 2 के लिए आपको डिटर्मिनेंट निकालना सिखा दिया। अब ऑर्डर 3 की बात करें, ऑर्डर 3 के लिए आपने क्या करना है, आपने कोई रो या कोई कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि इस एग्जांपल में, जो आपके एग्जांपल गिवन है, इसमें हमने सेलेक्ट किया, ये थर्ड कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया। इस थर्ड कॉलम के विद रिस्पेक्ट टू आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। उसका मेथड क्या है, सबसे पहले जो 3 एलिमेंट है यहाँ पे लिखा, और फिर जहाँ पे 3 मौजूद है उस रो और उस कॉलम को काट दिया, ठीक है। और जो बाकी आपके पास नंबर बच गए 4 5 7 8, उसको यहाँ पर लिख लिया एज अ डिटर्मिनेंट। और ये तो इसका तो डिटर्मिनेंट आपको निकालना आता ही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकालना है। 8 4 ज़ा 24 माइनस 8 4 ज़ा 32 माइनस 35 विच इज़ इक्वल टू -3, ठीक हो गया। 3 मल्टीप्लाई बाय -3। दूसरा काम आपने क्या करना है, फिर 3 का हो गया, अब लिखना है 6, लेकिन इस 6 से पहले आपने यहाँ पर माइनस डालना है। ये माइनस ज़रूरी है, ये फॉर्मूले का माइनस है। जो सेकंड नंबर आपने लिखना है उसके साथ माइनस डाल देना है, -6। उसके बाद आपने क्या करना है, इस 6 जहाँ पर है उस रो और उस कॉलम को काट दिया, और जो बाकी बच गया 1 2 7 8, उसको ऐसे लिख दिया, राइट। अगेन सॉल्व किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट फाइंड किया, और ये 6 -6। अगेन 9 का, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेथड ऑफ एक्सपेंशन मेथड। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके निकालना या को फैक्टर्स की हेल्प से निकालना। को फैक्टर आगे आपको डिटेल से डिस्कस करेंगे, अभी आपने इसको जस्ट याद करना है। लेकिन डिटर्मिनेंट जो, अगर आपने सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालना है ना ऑर्डर 3 का, तो उसका एक और तरीका भी है, एवेल्यूएट द डिटर्मिनेंट। ये 2 क्वेश्चंस आपके पास गिवन है, हाँ ये वाला मेथड। तो आप दोनों में से कोई सा भी मेथड चूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो सा आपको आसान लगे वो भी है और ये भी है। इसे एरो मेथड का कहते हैं। इसमें क्या है, मैं ऊपर डेफिनेशन पे नहीं, ऊपर नहीं जाऊँगी, नीचे डायरेक्ट एग्जांपल पे आ जाती हूँ। ये देखें एग्जांपल है एक, आपको 2x2 का नहीं 3x3 को कंसिडर करो। 2x2 तो आपने सीख ही लिया। 3x3 में क्या है, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, आपने क्या करना है, आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इसको एज इट इज़ लिखा, उसके बाद इसका फर्स्ट कॉलम यहाँ पे दोबारा लिख लिया, फर्स्ट कॉलम, और फिर सेकंड कॉलम दोबारा लिख लिया। उसके बाद इस तरह से ये डायगनल्स लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो 1 5 9 2 6 7 3 -4 8, और क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके
159 को मल्टीप्लाई किया तो 45 आ गया, इधर लिख लिया। 267 को मल्टीप्लाई किया +84, 3 -4 और -8 को मल्टीप्लाई किया +96, इन तीनों को लिख दिया, दरमियान में माइनस का साइन डाला। अब जो सेकेंडरी डायगनल्स हैं दूसरी डायरेक्शन में, ये वाले, इनको मल्टीप्लाई करना है। 3 × 3 × 7 105 आ गया, 16 - 8 ये आ गया, और ये यहाँ पर एज इट इज़ ब्रैकेट के अंदर लिख लेने हैं और बाद में सॉल्व करके आपने आंसर निकालने हैं। 2 मेथड्स हैं डिटर्मिनेंट फाइंड करने के। अब मुझे नहीं पता आपको कौन सा आसान लगा है, जौन सा आप दोनों में से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। कैलकुलेशंस इसमें थोड़ी कम है उसकी निस्बत, लेकिन आपको जौन सा ईजी लगता है आप वो चूज़ कर लें। द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ आर ट्रू फॉर डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स के लिए अब डिटर्मिनेंट क्या है फाइंड करना सीख लिया हम लोगों ने। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ए का डिटर्मिनेंट निकालने या ट्रांसपोज का, सेम ही आंसर आता है। और डिटर्मिनेंट की एक और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ए बी प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट लें या उनका अलग अलग, इस तरह ये सेम होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। नाउ टाइप्स ऑफ अ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपने पहले भी पढ़े, अब थोड़ा सा एक डेफिनेशन और है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। A matrix A is called orthogonal if A into A transpose is equal to A transpose into A is equal to I। यानी अगर A को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, या हम ये भी कह सकते हैं कि A ट्रांसपोज इज़ A इन्वर्स, तो हम फिर कहते हैं उस मैट्रिक्स को A को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये इन्वर्स क्या होता है, उनको आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आपने डेफिनेशन की है, इन्वर्स की डेफिनेशन आगे कर लेंगे तो फिर आपको इस ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैट्रिक्स इन्वर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वर्स निकालना भी आपने सीखा नहीं है, प्रॉपर्टीज़ पहले करवा रही हूँ, फिर आप इन्वर्स निकालना भी आपको सिखा दूँगी आज के लेक्चर में। ए बी इन्वर्स इज़ इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए के इक्वल होता है। लेमडा ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू लेमडा ए ट्रांसपोज, क्योंकि लेमडा तो एक नंबर है, उसका कोई ट्रांसपोज का कोई मीनिंग ही नहीं है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, राइट। तो ए बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इन्वर्स करवाने से पहले एक मेथड है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में, मेथड ऑफ सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्रैमर्स रूल। मैट्रिसेस आप लोगों ने पढ़े, मैट्रिसेस के ऑपरेशन पढ़े, डिटर्मिनेंट निकालना सीखा। क्यों? एक्चुअली मैट्रिसेस यूज़ डिफरेंट चीज़ों में होते हैं, उनमें से एक इसकी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, हम लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को, यानी दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस अगर आपके पास हैं, उनको आपने सॉल्व करना है तो मैट्रिसेस की हेल्प से आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, और उसके लिए एक मेथड है क्रैमर्स रूल। जी, क्रैमर्स रूल क्या है? इंट्रोडक्शन। क्रैमर्स रूल इज़ अ मेथड फॉर सॉल्विंग linear simultaneous equations. It makes use of determinants, and so a knowledge of these is necessary before proceeding. Cramer's rule relies on determinants. तो Cramer's rule एक प्रोसीजर है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और इसमें सिर्फ डिटर्मिनेंट्स यूज़ होते हैं, इसीलिए डिटर्मिनेंट्स आपको पहले सिखा दिए और Cramer's rule है अब सिखा रही हूँ। इन्वर्स की बात हम इसके बाद करेंगे। Cramer's rule क्या होता है? You can use determinants to solve a system of linear equation. You use the coefficient matrix of the linear system. कोफिशिएंट मैट्रिक्स का क्या मतलब है? अगर इस तरह से आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है तो इसे हम सिस्टम कहेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इसके कोफिशिएंट को, यानी x के साथ जो नंबर है, y के साथ जो नंबर है, उनको जब हम यहाँ पे लिखते हैं तो इसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। क्रैमर्स रूल में क्या होता है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स ले लेते हैं, इधर वाला जो है यानी ए बी सी डी वाला जो मैट्रिक्स है उसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं, और ये जो ई और एफ वाला है कॉलम, इसको हम कांस्टेंट कॉलम कहते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो फिर आप इनकी इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और सोल्यूशन निकालने का क्या तरीका है, अगर आपने x निकालना है ना, x इज़ द फर्स्ट वेरिएबल, तो आपने इसको ए सी को ई एफ से रिप्लेस कर देना है। ए सी को ई एफ से रिप्लेस करके जो आंसर आपका डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा वो फाइंड आउट करना है और उसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देना है। अगर आप y निकालना चाहते हैं तो जैसे कि यहाँ पे गिवन है y इज़ इक्वल टू, आपने सेकंड बी डी को ई एफ से रिप्लेस कर दिया, इसका डिटर्मिनेंट निकाला इस तरह मल्टीप्लाई करके माइनस करके, और फिर उसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करके y की वैल्यू निकाल दी है। तो द डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ द कोफिशिएंट वेरिएबल्स, और ये की पॉइंट्स हैं। कुछ क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट आते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छी समझ आती है। तो जी, सॉल्व द सिस्टम, ये क्वेश्चन है आपका। 8x + 5y इज़ इक्वल टू 2, 2x - 4y इज़ इक्वल टू -10। सब फर्स्ट ऑफ ऑल कोफिशिएंट मैट्रिक्स देखें, 8, 5, 2 और -4। फिर आपने उसका डिटर्मिनेंट निकाला और -42 आपका, ये देखिए यहाँ से डिटर्मिनेंट निकाला, -32 - 10 इज़ इक्वल टू -42। x किसके इक्वल है, x फाइंड करने के लिए हम ये 8 और 2 को 2 और -10 वाले कॉलम से रिप्लेस कर देंगे और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट ऐसे, -8 + 50 विच इज़ इक्वल टू 42, और 42/42 विच इज़ इक्वल टू -1। इसी तरह y अगर आपने फाइंड करना है तो आपने सेकंड कॉलम, जो सेकंड कॉलम है कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, उसको 2 - 10 से रिप्लेस कर देना है, डिटर्मिनेंट निकालना है और सॉल्व कर लेना है। जी ये देखें, x इज़ इक्वल टू 42/-42 इज़ इक्वल टू -1, और y इज़ इक्वल टू, इसका भी डिटर्मिनेंट निकाला, -84/-42 2, एंड द सोल्यूशन इज़ -1 और 2। सोल्यूशन लिखते हुए आपने x की वैल्यू पहले लिखनी है, y की वैल्यू बाद में लिखनी है। जो पहला वेरिएबल है उसकी पहले और जो दूसरा वेरिएबल है उसकी बाद में आपने लिखनी है, राइट। Applying Cramer's rule on a system of two equations, 2x - 3y - 16 और दूसरा है 3x + 5y इज़ इक्वल टू 14। सेम जैसे पिछला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया उन्हीं लाइंस पे किया, जस्ट इनको dx और dy का नाम दिया है। आप वो पहले वाला ही सही है, उसी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बुक्स में इस तरह किया है तो मैंने आपको रेकमेंडेड बुक्स जो हैं वो आई थिंक सो आपको बताई होंगी सर ने, अगर नहीं बताई तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में, मेरे जहन से निकल गया, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको 3 रेकमेंडेड बुक्स हैं, उनमें से कोई एक बुक डाउनलोड करके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। और इसके अलावा जो मैट्रिसेस का चैप्टर है आपने 9th या 10th क्लास में किया है, आई थिंक सो 9th क्लास में किया है, तो उसको भी रिवाइज़ कर सकते हैं। उसमें जस्ट थोड़ा सा एडिशन और किया गया है और ज़्यादा नहीं है। 3x3 जो मैट्रिसेस हैं और इन्वर्स हैं वो इंक्लूड है, बाकी आप उसको भी रिवाइज़ कर लेते हैं तो आपकी काफ़ी हद तक प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। एवेल्यूएटिंग अ 3x3 डिटर्मिनेंट, इसमें जो फर्स्ट मेथड आपको सिखाया था डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का, उस मेथड से डिटर्मिनेंट फाइंड किया। फ़र्क सिर्फ ये है कि उसमें मैंने थर्ड कॉलम लिया था, यहाँ पर फर्स्ट रो ली हुई है। यूजुअली हम फर्स्ट रो ही लेते हैं, लेकिन आप कोई सी भी रो, कोई सा भी कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने ऐसा कॉलम या रो सेलेक्ट करनी है जो सूटेबल हो, यानी अगर किसी कॉलम या रो में ज़ीरो आता है ना तो आप वो सिलेक्ट कर लें, वो बेस्ट चॉइस होगी। उससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं है कहीं पे तो फिर आप जौन सा मर्ज़ी चूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बजाय आप ज़ीरो के चक्कर में पढ़ने के, आप क्या करें कि आप फर्स्ट रो के विद रिस्पेक्ट टू डिटर्मिनेंट हमेशा निकालें, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में किया गया है, फर्स्ट रो को सिलेक्ट किया, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट लिख लिया 1। अब इस 1 को ऐसे आप लाइंस लगाएं 1, ये जो बाकी बच के 0 3 2 3 उसको ऐसे डिटर्मिनेंट, उसका डिटर्मिनेंट लिख लें। अगेन आपने क्या करना है,
3 लिखा, लेकिन इस 3 के साथ ये 3 है, इस 3 के साथ ये माइनस का साइन लाजमी डालना है। ये इसका अपना नहीं है, फॉर्मूले का। अगर इसके अपने साथ भी माइनस हो तो वो अलग से इसके साथ आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूले का माइनस है। फिर 3 का कॉलम, 3 की रो को काट दिया, जो बाकी बचा उसको एज ए डिटर्मिनेंट लिख लिया। अगेन -2 लिखा और इस तरह से, और फिर डिटर्मिनेंट निकालने आपको आते हैं, फाइंड किए, मल्टीप्लाई किया और ये -23 आपने आंसर निकाल दिया, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया दोबारा से। यूजिंग क्रामर रूल्स टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशंस। फॉर्मूला मेथड वही है क्रामर्स रूल का, डिटर्मिनेंट को यूज़ करते हुए निकालना है। सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ पर 3 इक्वेशंस हैं, पहले पिछले क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस थी। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, अगेन आपने इस तरह से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है। ये देखें, ये सिस्टम आपको गिवन था, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स लिख दिया, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, वेरिएबल्स का मैट्रिक्स और कांस्टेंट वैल्यू का मैट्रिक्स। इसको हम ए, एक्स और बी का नाम भी देते हैं, यानी इस सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, वेयर ए इज़ द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, एक्स इज़ द वेरिएबल मैट्रिक्स एंड बी इज़ द कांस्टेंट, जो राइट हैंड साइड पे जो आपके वैल्यूज़ हैं उनका मैट्रिक्स होता है। डिफाइन, इससे पहले मैं क्वेश्चन की तरफ आ जाती हूँ डायरेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशंस हैं, सिस्टम है, यू हैव टू सॉल्व दैम। अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो आपने क्रैमर्स रूल की हेल्प से अगर करना है, ठीक है। उसका क्या तरीका है, सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हुए ध्यान रखें, अगर किसी नंबर के साथ माइनस का साइन है तो आपने एज इट इज़ उठाना है। 2 -4 5, -3 5 और 7, 5 3 और -8। कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखा। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सबसे पहले आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, डी, उसको नाम दिया डी। डिटर्मिनेंट, ये किसका डिटर्मिनेंट है, उस ए मैट्रिक्स का। अगर ये नॉन ज़ीरो नंबर आ जाता है -336, इसका मतलब आप क्रामर रूल यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप क्रामर रूल यूज़ ही नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो एक्स और बी लिखे हुए थे एज इट इज़। अब जब आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया -336 विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब आप फाइंड कर सकते हैं। अब क्या तरीका है, x1 फाइंड करने के लिए फर्स्ट कॉलम को आपने इससे रिप्लेस कर देना है और उसको नाम दे देना है dx का, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा वो मेस क्रिएट ना हो आपके क्वेश्चन में। अदरवाइज़ सेम वही तरीका है। d1 का नाम दे दिया आपने फर्स्ट कॉलम को, कांस्टेंट वाले कॉलम से फर्स्ट कॉलम को जी, अपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को आपने रिप्लेस किया इसके साथ और उसको नाम दिया d1। ये d1 आपने निकाल लिया। अब x1 आपका किसके इक्वल होगा, x1 इज़ इक्वल टू d1/d। इसी तरह x2 किसके इक्वल होगा, d2/d। x3 किसके इक्वल होगा, d3/d। और d2 और d3 कैसे फाइंड करेंगे, जस्ट कॉलम्स को रिप्लेस करके और उनके डिटर्मिनेंट निकाल के। ये देखें, ये कैलकुलेशंस गिवन है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो डिटर्मिनेंट निकालने ना, इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। 2 मेथड थे, दोनों सिखा दिए, आपकी मर्ज़ी है, आप जौन से मर्ज़ी मेथड से डिटर्मिनेंट्स निकालें। यानी क्रामर रूल अगर आप यूज़ करते हैं और आपने इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस के सिस्टम को सॉल्व करना है तो आपको 4 डिटर्मिनेंट्स निकालने पड़ेंगे। इसी तरह अगर आप 2 इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करते हैं तो आपको 3 डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने की प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट ही हमने आगे यूज़ करते जाना है।
जी, एक और क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चंस का सिस्टम है, यू हैव टू सॉल्व इट। अब इसमें क्या किया गया है, बजाय डिटर्मिनेंट अलग अलग निकालने के इकट्ठे लिख दिए हैं, इससे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेम वही मेथड है। ठीक है, आपने जस्ट क्या करना है, सबसे पहले तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर वो नॉन ज़ीरो आता है, जैसा कि यहाँ पे -23 आएगा, ये आपने खुद सॉल्व करना है। -23 आएगा, फिर उसके बाद आपका अगला स्टेप शुरू होगा, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जो पहला वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी। जब आप पहले वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें तो पहला कॉलम रिप्लेस करें, अगर दूसरे की कर रहे हैं तो दूसरा कॉलम रिप्लेस करें, इसी तरह अगर तीसरे की कर रहे हैं तो तीसरा कॉलम रिप्लेस करके आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने हैं। और फिर ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है, आंसर्स गिवन हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो ठीक है या नहीं, राइट। और ये इसका द सोल्यूशन इज़ 1 - 3 0। और आज इतना ही। आपका जो मैट्रिसेस का टॉपिक है उसमें एक टॉपिक आपका रह गया है इन्वर्स फाइंड करने का, और उसमें को फैक्टर्स और माइनर की डेफिनेशन होगी और इन्वर्स फाइंड करने का प्रोसीजर होगा। आज का लेक्चर इतना ही। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।